उनको चाहिए, परीक्षा समय पर होना चाहिए, आर्मी में भर्ती होनी चाहिए, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। इसको आप किस तरह से आप युवाओं को एक भरोसा दे पाएंगी कि उनके लिए हम खड़े हैं आगे आकर? जी, हमें ऐसा लगता है कि 17 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के में 2 साल के अंदर रद्द कर दी गई और इसमें मुख्यमंत्री जी ने मौन धारण कर लिया, प्रधानमंत्री जी ने मौन धारण कर लिया और प्रियंका गांधी जी इसकी आवाज बनी। देश का युवा बड़ी उम्मीद के साथ इस बार कांग्रेस को देख रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ध्रुवीकरण से हटकर देश का युवा रोजगार चाहता है। वो चाहता है कि उनकी डिग्री के साथ उनका अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के लिए और राहुल जी देश की आवाज बनेंगे। आपने आपके ही तरफ से कहा गया कि एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में सांप्रदायिक हथियार, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि धर्म का जो धंधा है वो ज़्यादा दिन तक हिंदुस्तान में नहीं चल सकता, क्योंकि इस देश की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानी हिंदू ने दी है उतनी मुसलमान ने दी है। आज अगर हिंदुस्तान का हिंदू बेटा है वो भी बेरोजगार है, मुसलमान बेटा है वो भी बेरोजगार है। आज अगर हिंदू महिला 1000 का सिलेंडर खरीद रही है तो मुसलमान महिला भी 1000 का सिलेंडर खरीद रही है। मुझे लगता है ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत जल्द खत्म होगी और कांग्रेस वापसी करेगी। राइट टू जॉब और राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, ये हो पाएगा मुकम्मल? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने असंभव चीज हमेशा मुकम्मल की है, उसको संभव किया है। चाहे आरटीआई हो, चाहे मनरेगा हो, मनरेगा का बहुत मजाक प्रधानमंत्री जी ने उड़ाया, फूड सिक्योरिटी बिल का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आज जो फ्री का राशन बांट रहे हैं वो फूड सिक्योरिटी बिल की देन है। आज जो मनरेगा गांव गांव पहुंचा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस पार्टी की देन है। बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस पार्टी की देन है। 7वां वेतन आयोग कांग्रेस पार्टी की देन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्याय योजना, उसके बाद राइट टू एम्प्लॉयमेंट जरूर कांग्रेस जब वापसी करेगी तो इसको जमीनी स्तर पर उतारेंगे। 2 राज्यों का भी जिक्र किया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ पर किस तरह से आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट था उसको रूरल एम्प्लॉयमेंट था उसको अब अर्बन में अशोक गहलोत जी की सरकार ला रही है। और छत्तीसगढ़ में तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार युवाओं हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार वहां पर भी प्रयास कर रही है। हम प्रयास करना चाहते हैं केंद्र में लौटने का 2024 में, ताकि देशव्यापी। पहले 5 राज्यों के चुनाव है। जी बिल्कुल है और मुझे लगता है कि उसमें परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो करिश्मा ठाकुर जी थी जिन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया किस तरह से यूथ को लेकर कांग्रेस पार्टी इस नव संकल्प शिविर में युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी से और साथ ही राइट टू जॉब, राइट टू एम्प्लॉयमेंट को लेकर किस तरह से काम करेगी उसको लेकर चर्चा की। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आके गांधी, साधना न्यूज, उदयपुर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से चिंतन शिविर में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक हाथ में युवाओं के डिग्री है और दूसरे हाथ में सांप्रदायिक हथियार थमा दिया गया है, इसका समाधान क्या आप मानते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहा जाता है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, यानी कि धर्म जो है वो एक तरीके की धर्मांधता आपके दिमाग को सुन्न कर देती है, और जब आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, आप धर्म के नशे में हैं, तो आपको भूख नहीं लगती है। तो पहले तो वो नशा उतारना है कि धर्म, अगर आप धर्म की भी बात करते हैं तो हिंदुओं को सस्ता डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, हिंदुओं के घर में गैस का सिलेंडर सस्ता नहीं आ रहा है, हिंदुओं के घर में दूध का दाम कम नहीं। तो असल जो मुद्दा है कि महंगाई कम हो, असल मुद्दा जो है कि नौजवानों के पास रोजगार हो, कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके, कि अन्नदाता की रोज की कमाई 27 रुपए तक न रह जाए, कि वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स में हम हर पायदान में खिसकते न रह जाएं, कि पत्रकारिता का जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स आया है उसमें हम न खिसकते रह जाएं। इन सारे मुद्दों पर राजनीति की धुरी को दोबारा लाना, मैं समझती हूँ ये बड़ी चुनौती है, जिसके बारे में अलग अलग कमिटीज में नव संकल्प चिंतन शिविर में बातचीत हो रही है। और हम संगठनात्मक रूप से क्या बदलाव ला सकते हैं, हम वैचारिक रूप से अडिग होकर खड़े रह सकते हैं, हम ऐसे कौन से कार्यक्रम लेकर आए कि जमीन पर हम वापस जनता की नब्ज को टटोल सकें और जनता हमसे जुड़ सके। ये सारे बड़े सवाल हैं जिन पर अलग अलग समितियां चर्चा कर रही हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। इन सवालों का जवाब जिस तरह से आपने दिया, क्या कांग्रेस उन जवाबों के जरिए युवाओं को जोड़ पाएगी अपने साथ? बिल्कुल जोड़ेगी। देखिए, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, हाथ में दही नहीं जमता। तो अगर ये सोचे कि त्वरित हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, भाई आरएसएस को 95 साल लगे पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में, और हम तो 70 साल सत्ता में रहे, तो हम 7 साल संघर्ष करके क्या डर जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना है। और वो जो डर गया वो मर गया, राहुल जी तो कह चुके हैं। तो ये लड़ाई तो लंबी है। पर मैं जो असल में बात युवाओं के लिए कह रही थी कि देखिए, दूर गांव दराज से कहीं आता हुआ कोई नौजवान जो पढ़ने के लिए जाता है बड़े शहर में,
उसके माँ बाप अपना पेट काट कर, अपनी ज़रूरतों का गला घोंट कर भेजते हैं, और जब उसके हाथ में ये डिग्री आती है और अपॉइंटमेंट लेटर की जगह कह दिया जाता है कि नाले की गैस पे पकौड़ा तलो, तो जब उसके सपने चकनाचूर होते हैं, उसे समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए, जो मोदी सरकार के पास नहीं है। और हम ये नौजवानों को समझाएंगे कि उनका सशक्तिकरण शिक्षा से हो सकता है, उनका सशक्तिकरण रोजगार से हो सकता है, उनका सशक्तिकरण कभी लाठियां भांजने से नहीं हो सकता। क्योंकि अपने बच्चों को आप बीसीसीआई में बिठा देते हैं, अपने बच्चों को आप विदेश में पढ़ने भेजते हैं, और गरीब आदमी के बच्चे को, आम भारतीय के बच्चे के हाथ में लाठी तलवारें पकड़ा देंगे, पत्थर पकड़ा देंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम जरूर समझाने में सफल होंगे। पार्टी आपकी ये मानती है कि 2014-2019 में युवा शिफ्ट हो गए थे, युवा वोटर बीजेपी को गया, उस बड़े वोटर को आपके अपने पक्ष में लाना, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, और उन युवाओं को लाना निश्चित तौर पे एक चुनौती तो रहेगी। देखिए, भारत 55% जिस देश की आबादी युवा हो, उसमें तो बिना युवाओं की कोई राजनीतिक दल सफल हो ही नहीं सकता है। वही मैंने आपको बताया कि उसमें हम एक तो ये बात सोच रहे हैं कि 50% प्रतिनिधित्व संगठन के पदों पर, कमिटीज में और चुनावी टिकट में 50 साल से कम उम्र के लोगों को दें। फिर हम ये भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसमें भी डाइवर्सिटी मेंटेन कर सके, कि युवा का मतलब युवतियां भी हो, युवा का मतलब हर जाति का युवा हो, युवा का मतलब हर धर्म से जुड़ा, हर क्षेत्र से जुड़ा युवा हो। और फिर हम किस तरह से शिक्षा को एक्सेसिबल बना सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंचाती है, वहाँ भी क्या कुछ प्रावधान लाया जा सकता है, या हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई बात लेकर आ सकते हैं। राइट टू जॉब की भी बात की, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, क्या उसको भी संवैधानिक अधिकार बनाया जा सकता है? जैसे रूरल इंडिया के लिए मनरेगा है कि आपको इतने दिन, इतने लोगों को रोजगार इतने रुपए का देना पड़ेगा, इसी तरीके से क्या हम अर्बन यूथ के लिए भी कुछ कर सकते हैं? इन पर विचार हो रहा है, जो कि हमें कल शाम तक पता चलेगा। 2 राज्यों में जो आपकी सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, आपको क्या लगता है यहाँ पे युवाओं के लिए किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पर भी काम हो रहा है। और एक दो चीज़ जो हम जैसे हमने न्याय योजना की बात की, उस न्याय योजना में भी इससे भी नौजवान जुड़े, कि जो अनएम्प्लॉयड नौजवान है, जो गरीब परिवार है, उनको 6,000 रुपये हर महीना देने की बात है। और वही चीज़ किसानों के साथ किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। तो 5700 करोड़ रुपया बांटा जा चुका है किसान परिवारों में और गरीब परिवारों में। तो हम तो वो करके दिखा रहे हैं। मैं तो आपसे कहती हूँ, आज युवा की बात करें, मैं तो महिला हूँ, हमने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पारित करवाया कांग्रेस ने। आज पूर्ण बहुमत की 2 बार मोदी जी की सरकार बन चुकी है। जिस दिन चाहे महिलाओं को आरक्षण दिला सकते हैं, पर नहीं दिलाते। तो कभी कभी ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए जो देश की सत्ता में बैठे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं विकास के नाम पर, एम्पावरमेंट के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर। ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि बुलडोजर चलाना, अपने को बुलडोजर मामा, बुलडोजर बाबा कहलवाना, बुलडोजर तो विनाश का प्रतीक है, जैसे भाजपा का शासन भी विनाश का प्रतीक होता है। आखिरी सवाल में ये करना चाहूंगा, जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने 2.5 अक्षर शब्द से एक पूरा जनजीवन बदला, वहाँ पे युवाओं को कृषि से जोड़ा। युवा कृषि से नहीं जुड़ना चाहते। आज जो जिनके माता पिता कृषि से जुड़े हुए हैं, वो नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो बदलाव देखने को मिला है। और जब तक ये बदलाव नहीं दिखेगा पूरे देश में, मुझे लगता है कि युवा लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है। उन्होंने अपनी पारंपरिक संस्कृति का पुनरुत्थान किया है, तो उसमें कृषि भी जुड़ जाता है। उसमें बहुत सारी ऐसी, तो वो धर्म के नाम पर कुंठाएं नहीं पैदा करती, क्योंकि संस्कृति ना धर्म से, क्षेत्र से, जाति से परे है। कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मच्छी भात हर बंगाली खाता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी। तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति लोगों को जोड़ती है। और उसी की तर्ज पर ऐसे बहुत सारे काम वहाँ पर हुए हैं, जैसे पेड़ उगाना और कृष्ण भगवान का नाम देके कृष्ण कुंज बनाना और युवाओं को उससे जोड़ना। तो वृक्षारोपण हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको कृष्ण कुंज नाम देकर, कि भाई इस तरीके का छोटा सा एक पार्क या बैठने की छोटी छोटी सी जगह बनाने का काम हो रहा है। तो इस तरीके से संस्कृति को के बारे में बात करते हुए वो युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एक पारंपरिक ढंग से लोगों के जो भी मनभेद है उन्हें भी पाटने। आपने चर्चा की 10 साल का वनवास राम जी का। भूपेश जी अक्सर कहते हैं कि उनके राम, गांधी के राम और बीजेपी के राम में बहुत फर्क है। बिल्कुल फर्क है। देखिए, गांधी तो एक राम को एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में देखते थे। वो कहते थे कि मेरी कल्पना का राम केवल एक ऐतिहासिक राम नहीं है, वो एक बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति है। इसीलिए वो कह सकते थे कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो वो राम के नाम में ईश्वर और अल्लाह दोनों को देखते थे। भारतीय जनता पार्टी तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली उनकी राजनीति है। जब वो राम भी बोलते हैं तो उनका मतलब मरा होता है।
तो वो राम 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 करते करते मरा 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 करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो उनकी जो पूरी राजनीति आपको ऐसे दिखेगी कि जो जय सिया राम रोज के क्या कहते हैं, एक दूसरे को जैसे हम नमस्कार करते हैं, जय संबोधन का या एक दूसरे को ग्रीट करने का एक तरीका होता था, तो वो जय सिया राम से सिया को तो हटा दिया। जबकि हमारी परिपाटी क्या है हिंदू सनातनी धर्म की, हर जगह देवी का नाम पहले होता है, सिया राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गणेश, गौरी शंकर और जय श्री राम को युद्ध का उद्घोष बना दिया कि मुसलमान को जूते से पीटो जय श्री राम बोलो, लिंचिंग करो जय श्री राम बोलो। ये तो मेरे धर्म की परंपरा नहीं है। मेरा धर्म ये तो नहीं कहता कि आप मस्जिद के बाहर खड़े होकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। मेरा धर्म तो कहता है कि मन की मुरादें पूरी करता है भगवान, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हिंदू धर्म को का भी विकृत रूप बनाने की जो कोशिश चल रही है, मुझे लगता है कि वो भी जनता बहुत जल्दी समझेगी, क्योंकि जनता में ही जनार्दन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में थी रानी नाईक जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा की और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम हो रहा है उसको लेकर भी बातचीत की। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आर के गांधी, साधना न्यूज, उदयपुर।